मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था, यानी कि राजा होते हुए वो तानाशाही नहीं हो सकता था। कौटिल्य के राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए गए हैं: राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये सारे के सारे 7 अंग कौटिल्य के द्वारा बनाए गए थे। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। जो राजा था वो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उसका चाल चलन, उसकी योग्यता देख करके ही नियुक्त किया जाता था मुख्यमंत्री और पुरोहित के पद पर। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रण भी होता था, जो एक तरह से मंत्रि परिषद था। केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। कि अर्थशास्त्र के अंदर 18 जो विभाग है उनको तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। जो इन 18 तीर्थ है जिनका जो प्रमुख होता था, अध्यक्ष होता था, उसको महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। यानी कि जो 18 विभाग में 4 ही विभाग ऐसे थे जो प्रमुख थे, जिसमें एक तो मंत्री का, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति और युवराज। समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। जो समाहर्ता होता था उसके कार्य क्या था कि वो राजस्व एकत्रित करता था, धन संपत्ति एकत्रित करता था और उसके आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट रखता था, यानी कि इसको किस प्रकार खर्च करना है और किस प्रकार उपयोग करना है। इसके बाद में आता है सन्निधाता, यानी कि सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। जो कोषाध्यक्ष साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नगार बनवाना, उसका कार्य था कि कोष गृह बनवाना और अनाज के भंडारण रखने के लिए अनाज गाह बनाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष। कोषाध्यक्ष तो जो रुपये पूंजी का आय व्यय का ध्यान रखता था, शीताध्यक्ष कृषि का, पण्याध्यक्ष व्यापार का, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई, लोनाध्यक्ष बूचड़ खाना, विविताध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, आठविक वन विभाग का प्रमुख होता था। युक्त एवं उपयुक्त महात्म तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। अब जो कार्य कर रहे थे, जो लोग युक्त थे, उपयुक्त थे, महात्म और अध्यक्ष के नियंत्रण में ही अपना पूरा कार्य करते थे। इसके बाद में आता है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है: उत्तरापथ यानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा ही होता था। जो इन 5 राज्य थे, 5 प्रांत थे, इनका शासन राजकुमार या राजा के पुत्रों के द्वारा ही उनका जो पदाधिकारी होता था वही राजकुमार या आर्यपुत्र ही होता था। आर्यपुत्र राजा के पुत्र को ही कहते हैं।
प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयापतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था, जिसकी देखरेख में पूरे जिले की व्यवस्थाएं चलती थी, उसको स्थानिक कहा जाता था। जो समाहर्ता के अधीन होता था। जो समाहर्ता कौन? जो राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करता था, उसको समाहर्ता कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। जो प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई को कहते हैं गोप, जो 10 जिलों के गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानीय गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। तो समाहर्ता के अधीन एक प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो गोप और स्थानीय ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। इसके बाद में नगर शासन। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति होती थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और छठी समिति होती थी विक्रय मूल्यों का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। यानी कि जो मेगस्थनी के अनुसार नगर का जो शासन प्रबंध 30 सदस्यों के लोगों में होता था। 30 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई थी। 6 समिति में प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। इसके बाद में आता है सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। अब सैन्य व्यवस्था के अंदर भी 6 समितियां विभक्त थी, वही 30 सदस्य होते थे और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे, जो सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। 5 विभाग थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। यानी कि जो पैदल या सैनिक थे, अश्व घोड़े पे जो सैनिक थे, हाथियों पे जो सैनिक थे, जो रथों पे थे, और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाता था। जो सैनिक अधिकारी जो प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था, जो सैनिकों की देखरेख करता था। सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी अंतपाल ही होता था। मेगस्थनीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 50,000 अश्वारोही यानी घोड़ों की सवार घोड़े सैनिक थे। 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। उसके बाद में न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। जो न्याय व्यवस्था का प्रमुख राजा ही होता था। निचले स्तर पर न्यायालय थे, जहां वो ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपने निर्णय देते थे। जो सरपंच सरपंच कहते हैं, उनके अनुसार वो अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। जिन लोगों को अपनी समस्याएं छोटे न्यायालयों में नहीं मिलती थी, छोटे लोगों के पास नहीं मिलती थी, तो सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। वहां अपनी अपील दर्ज करा सकते थे। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। अब ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। एक तो धर्मस्थलीय थे और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थलीय जो न्यायालय था,
इनमें न्यायालय में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण धर्मस्थ तथा व्यवहारिक और 3 आमत्य होते थे। यानी कि जो 3 तो धर्मगुरु और व्यवहार को जानने वाले थे और 3 विद्वान होते थे। धर्मस्थ एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी जहां चोरी, डांके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा जाता था, जिसमें चोरी, डांके, लूट के मामले आते थे, उनमें उसको साहस के कार्य साहस कहा जाता था। धर्मस्थ अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मान हानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। जो भी मानहानि, मारपीट के मामले होते थे, जिनको भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था, यानी कि उनको दंड सजा देने के काम वहीं होते थे। दूसरा न्यायालय था वो था कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदृष्टि तथा 3 आमत्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। इसमें जो फौजदारी मामले होते थे, लड़ाई झगड़े बड़े, उनको 3 आमत्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवाद, 3 प्रदृष्टि और 3 आमत्य मिलकर के उनको विवादों का निपटारा करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहते थे। जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको महामात्र क्या कहा जाता था और जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, ये 4 कानून के मुख्य अंग थे। मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज, कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने इन जातियों जैसे निषाद, पार्सव, रथकार, शता, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। दार्शनिक इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जाति के अंदर किया गया है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया था। यानी कि जो मेगस्थनीज थे उसमें जाति का तो स्थान था, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं था, उनके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं था, वो सब समान दृष्टि से कार्य करते थे। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता था, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनः विवाह व नियोग की अनुमति थी। यानी कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, फिर भी उनको कुछ सुविधाएं वहाँ दे रखी थी। वह पुनर्विवाह कर सकती थी, तलाक ले सकती थी, अपने लेने की अनुमति थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।